बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रिस्पायरेटरी की रिवीजन और इसके अंदर वही टायर्ड और जो डायग्नोस्टिक ऑफ चॉइस है और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। पहले आ जाता है आपका एक्यूट राइनाइटिस यानी कि कॉमन कोल्ड, यानी कि हमें जो सर्दियों के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिल रहा होता है, जिसके अंदर हमें राइनोरिया, नेजल कंजेशन, सोर थ्रॉट या कफ की जो हिस्ट्री मिल रही होती है मोस्ट कॉमनली, कि सर्दी लगने की वजह से आपका नाक बहना स्टार्ट हो जाए या आपका जो सा गला ख़राब हो जाए या आपको कफ होना स्टार्ट हो जाए, तो क्लिनिकली आपने जो सा वो डायग्नोस करना होता है पेशेंट के अंदर। इसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है कि बस ये आता है कि पेशेंट कम विद हिस्ट्री ऑफ नेजल कंजेशन, सोर थ्रॉट, कफ विद राइनोरिया, यानी कि जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है अमूमनली ये क्लिनिक के ऊपर कि जी सादा बुखार हो, नज़ला, खांसी, बुखार, उसको हम जो है वो नाम देते हैं। तो इसके अंदर सपोर्टिव केयर फ्लूइड, एंटीपायरेटिक्स यानी कि फीवर को ठीक करने वाली जो है वो मेडिसिन में पैरासीटामोल वगैरह, आइबुप्रोफेन वगैरह, ये चीज़ें देनी होती हैं। बाकी सलाइन स्प्रे इसलिए यूज़ किया जाता है कि ना आपने ना अपना नाक साफ़ करने के लिए जो है वो अपने नाक के अंदर जो है वो डालना होता है, पुश करना होता है और जो है वो अपना नाक साफ़ करना होता है, और इसका बड़ा आउटकम बहुत अच्छा है सलाइन स्प्रे का। फिर आपको आ जाता है कि साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस से क्या मुराद होता है कि आपकी जो नेज़ल है वो उसकी कंजेशन हो जाना, और इसकी वजह से आपका जो पुरलेंट डिस्चार्ज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। इसके अंदर जब पेशेंट आपके पास साइनोसाइटिस का पेशेंट प्रेजेंट करता है तो वो कहता है मुझे आइज़ के जो ऊपर ऑर्बिट है इसके अंदर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जॉ के अंदर जो है वो मुझे पेन हो रहा है, और जॉ के अंदर ऐसा पेन होता है कि वो समझता है शायद ना मेरे दांतों का मसला है, लेकिन एज टू से दांतों का मसला नहीं होता, तो वो जॉ पेन होता है। और इसकी मैंने आपको पहले भी स्टोरी बताई थी कि जब मुझे हुआ था तो आई जस्ट यूज द एंटीबायोटिक फॉर दी गम्स। मुझे लगा था शायद दांतों का मेरा मसला, क्योंकि ऑलरेडी मुझे था, तो इसलिए मुझे लगा था शायद साइनोसाइटिस इस वजह से हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। इसके अंदर फेशियल पेन, प्रेशर, अगर आप नमाज़ वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो अगर जब आप रुकू के अंदर जाते हैं या मोस्टली सजदे के अंदर जब झुकते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पेन होता है साइनोसाइटिस के अंदर। अब सिस्टम जो है वो मोर देन 10 डेज़ अगर देखा जाता है, लेकिन एक बात याद रखेंगे 10 डेज़ बाद इसका खुद ब खुद जो है वो रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाता है। साइनोसाइटिस 10 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर आ जाता है एलर्जिक राइनाइटिस, सेमाइटिस, स्नीजिंग, बॉडी रेनोरिया, इचिंग, नोजिंग, यानी कि किसी भी किस्म की एलर्जी की वजह से आपने क्लिनिकल डायग्नोसिस करना होता है और एलर्जी टेस्टिंग करनी होती है। इसके अंदर आपने इंटरनेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामिन देने। एपिग्लोटाइटिस के अंदर क्या होता है, ड्रूलिंग। मैंने आपको बताया कि बच्चे जब आपके पास प्रेजेंट करते हैं ड्रूलिंग, एक तो ड्रूलिंग और दूसरी ट्राइपोड पोजीशन, ये कि ट्राइपोड पोजीशन के अंदर जो है वो पेशेंट बैठा होता है, तो आपने लेटरल नेक का जो है एक्सरेस करवाना है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थंब साइन एपिग्लोटाइटिस के अंदर जो है वो नज़र आता है। क्रूप एक डिफरेंट हिस्ट्री, इसके अंदर आपको क्या नज़र आता है, बार्किंग कफ, जिस तरह से कुत्ता जो है भौंक रहे होते हैं उस तरीके से जो है ना वो क्रूप होता है। इसके साथ इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर और हॉर्सिनेस। क्यों, पीछे की तरफ जो है तब आपका जब आप चेस्ट एक्सरे करते हैं तो उसके ऊपर क्या नज़र आता है, स्टिपल साइन। अब ये दो इंपॉर्टेंट साइन है, कौन कौन से आपके, थंब साइन और स्टिपल साइन। ब्रोंकोलाइटिस क्या होता है कि पेशेंट प्रेजेंट हुआ, बच्चा आपके पास आया, उसको क्या थी, वीजिंग विद वायरल अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और उसके अंदर आपने स्पोर्टिव ऑक्सीजन डिहाइड्रेशन और सक्शनिंग जो है वो ब्रोंकोलाइटिस के अंदर करनी होती है। फिर आपका आ जाता है अस्थमा। अस्थमा आपका एलर्जिक रिएक्शन है, और उसके अंदर जो है वो एपिसोडिक आपको वीजिंग साउंड जो है आपको दिखाई देंगे विद कवर, और सबसे इंपॉर्टेंट कि COPD की वाहिद रिवर्सिबल काज है कि वो जो है वो ठीक हो सकती है। और इसका जो है वो आपने डायग्नोज करना है स्पायरोमीट्री से जो है वो आपने देखना होता है। और इसके अंदर आपको पता है कि अस्थमा के अंदर आपने इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देनी होती है, यानी कि अगर आपने शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो है वो दिए हैं, जैसे सल्ब्यूटामोल, अल्ब्यूटरॉल वगैरह दिए हैं, तो उससे जो है वो ठीक ना हुआ, फिर उसने आपने जो है वो लॉन्ग एक्टिंग जो है वो बीटा देने होते हैं, जिससे मोन्टिलो कॉस्ट वगैरह आ जाते हैं। फिर साथ अगर वो भी ठीक ना हो तो साथ आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो अटैच करने होते हैं। अक्यूट अस्थमा में के अंदर वही सेम होती है विद वीजिंग, डिस्पनिया एंड रिड्यूस पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, यानी कि आपको जो आप हवा को जो एक्सपायर करते हैं वो आपका जो है उसका आपको उसका रिजल्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कम मिल रहा होता है। फिर आपका जाता है स्टेटा एस्थमेटिकस। इसके अंदर सीवियर अस्थमा का अटैक होता है विद साइलेंट चेस्ट के ऊपर किसी किस्म की भी कोई व्हीजिंग साउंड या ये चीज़ें नहीं दिखाई देती, विद हाइपोक्सिया एंड एक्सॉस्टेशन। बाकी इसके अंदर जो है वो आपने EBGs वगैरह करवानी होती हैं। ट्रीटमेंट में आपने हाई फ्लो ऑक्सीजन देना। आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई भी COPD का पेशेंट आता है, कभी भी 88 से लेकर 92 तक जो है उसकी ऑक्सीजन जानी चाहिए, इससे ऊपर आपने नहीं देनी। यानी कि इस तरीके से आपने ऑक्सीजन का लीटर सेट करने हैं कि 88 टू 92 उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन होनी चाहिए। अस्थमा के अंदर आप जो है वो उसको मैक्सिमम जितना दे सकते हैं आप उसको नेबुलाइज और ऑक्सीजन दे सकते हैं। COPD आ जाए, COPD के अंदर बहुत दो चीज़ें आपने याद रखनी है COPD और रिस्ट्रिक्टिव के अंदर, कि COPD के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होती है, यानी कि आपकी हवा जो सी है वो आपके अंदर आ जाती है लेकिन बाहर जाते हैं उसको तकलीफ हो रही होती है। रिस्ट्रिक्टिव के अंदर आपको फाइब्रोस कंडीशन मिलती है कि हवा अंदर आ ही नहीं रही होती। अब इसके अंदर आपको क्रोनिक डिस्पनिया, कफ, स्पूटम विद स्मोकिंग जो है वो इसकी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर FEV1 FVC जो है वो लेस दैन 0.75 है, ठीक है। COPD एक्सरबेशन के अंदर क्या है कि इंक्रीज डिस्पनिया, इंक्रीज स्पूटम वॉल्यूम प्लस स्पूटम प्रेवलेंस।
देखें जब भी आप कार्सिनोजेंस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जाके वो कार्सिनोजेन जो है वो आके जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है स्पूटम प्रोडक्शन आपको देखने को मिल रही होती है। तो COPD के अंदर आपने वो साबा और सामा वाले और स्टीरॉयड जो है आपने यूज़ करने होते हैं। अगर आपको शॉर्ट एक्टिंग से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप लॉन्ग एक्टिंग की तरफ जाएँ, अगर लॉन्ग एक्टिंग से नहीं पड़ रहा तो आप मिक्स की तरफ जाएँ, अगर मिक्स से नहीं पड़ रहा तो आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐड करें, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड से नहीं पड़ रहा तो आप तीनों चीज़ें जो है वो ऐड करके पेशेंट को दे सकते हैं, और या अमूमन अस्थमा और COPD के पेशेंट के अंदर करते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि प्रोडक्टिव कफ, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिव कफ विद मोर देन 3 months ईयर टू कंसेक्टिव, मतलब 2 साल में हर 3 महीने बाद जो है वो कंसेक्टिवली आपके पास आए। और ये कल भी हमारे पास पेशेंट आया हुआ था COPD का, और उसको वो कितने पैक पी रहा था साल के अंदर, वो उसके ऑलमोस्ट कोई 50 to 60 पैक ऑफ सिगरेट, आई थिंक इससे भी ज़्यादा थे। तो यानी कि 50 पैक्स इन 2 months, 50 पैक्स इन 2 months, और आई थिंक 70 पैक्स इन 3 months की कोई हिस्ट्री थी, ठीक है। यानी कि डेली के 2 पैक वो पी रहा था। तो 2 मंथ के अंदर जो है वो उसके 50 पैक्स जो है वो ऑलमोस्ट वो बता रहा था कि मैं इतने पैक पी लेता हूँ। तो इसके अंदर COPD के अंदर ऐसे आता है, और वो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंटली आपको नज़र भी आ जाता है कि जो पेशेंट है वो सांस जो है वो सही तरीके से नहीं ले पा रहा। सबसे पहले आपने उनकी स्मोकिंग छुड़वानी है, जो कि सबसे डिफिकल्ट जो है वो काम होता है, ठीक है ना। एम्फेसीमा के अंदर आपको पता है कि आपकी जो बुलाई फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती हैं, और उसके अंदर आपको बैरल चेस्ट देखने को मिल रही होती है, चेस्ट आपकी बड़ी हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि बुलाई की जो है वो डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, हवा यहाँ के ट्रैप होना स्टार्ट हो जाती है। अब एम्फेसीमा मैंने आपको बताया था कि कंप्लायंस, अगर आपने डिटेल लेक्चर लिया हुआ है लॉन्ग रैपिड रिवीजन का, तो कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि हवा का अंदर आना और बुलाई फॉर्मेशन, क्योंकि बुलाई तो अपनी असली शेप में नहीं होती, तो हवा ऐसे ऐसे जो है वहाँ पर इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसकी वजह से जब पेशेंट सांस लेता है तो उसकी सांस जो है वो आपकी जो छाती है वो बढ़ जाती है, इसलिए इसके अंदर आपको बैरल चेस्ट जो है देखने को मिल रही होती है। इसके अंदर स्पायरोमेट्रिसिटी और हाइपर इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिल होती है। ब्रोंकाइटिस जो है उसके अंदर क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, फॉल्स स्मोकिंग होता है, और ये इरिवर्सिबल डिजीज होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको पता है कि पेशेंट जब भी आपके पास आएगा, मदर कहेगी जब भी मैं अपने बच्चे को जो है वो प्यार करती हूँ, किस करती हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, साल्टी स्वीट टेस्ट जो है आपको देखने को मिल रहा है। एंड क्यों, अब इसके अंदर जो, क्योंकि आपके जो CFTR जो चैनल्स हैं वो आपके ब्लॉक हो जाते हैं, क्लोराइड आपका बाहर नहीं निकल पा रहा होता है, सोडियम क्लोराइड की जो है वो सही तरीके से वो नहीं होती, और आपको जो है वो साल्टी टेस्टी स्किन जो है आपको देखने को मिलती है, और इसमें जो म्यूकस होता है वो आपको बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, इसलिए रिकरेंट लंग इन्फेक्शन और पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी देखने को मिल रही होती है। क्यों, आपकी जो लाइनिंग्स होती हैं वो आपके थिक हो जाती हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेसिया के अंदर आपको क्रोनिक साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस और साइटस इन्वर्सिस आपको देखने को मिल रहा होता है। इसके अंदर आपने नेजल नाइट्रिक ऑक्साइड और सिलरी फंक्शन आपने जो है वो चेक करने होते हैं, विच इज़ प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेसिया। यानी कि अगर एयरवेज की आपने जो सब क्लियरेंस करवानी है सिलरी की वजह, सिलरी आपके जो है वो सीरियाज वगैरह होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर, जो आपके स्पेशली लंग्स के अंदर जो है वो म्यूकस, ये जो आपकी जरासीम वगैरह होता है उसकी जो है वो आके, जिस तरह झाड़ू का काम होता है ना, वैसे आपके सीरियाज का जो है काम होता है। अल्फा-1 जो होता है वो आपके अर्ली एम्फेसीमा के अंदर देखने को मिलता है, विच विद लिवर डिजीज इन अ नॉन स्मोकर यंग पेशेंट। सीरम अल्फा-1 ट्रिप्सिन एंड लिवर लेवल जीनोटाइप जो है वो आपने करवाने होते हैं अल्फा-1 के अंदर। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर क्या होता है कि पेशेंट आपके पास आता है, स्पेशली वाइफ आपके पास आएगी, और वाइफ कहेगी जो मेरे हस्बैंड है वो रात के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं। क्यों, उनके मोटापे की वजह से क्या होता है कि उसकी जो नेक की ग्रिथ है वो बढ़ जाती है। जब नेक की ग्रिथ बढ़ जाती है तो सही तरीके से सांस नहीं आता, तो पेशेंट जोर लगाते हैं तो उसको स्नोरिंग साउंड जो है यानी कि खराटे जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। और पोलीसोमनोग्राफी पता क्या होता है, पोलीसोमनोग्राफी जब आप करते हैं ना तो आपको ऐसी वेव्स नज़र आती हैं कि ऐसे नॉर्मल फिर ऐसे खराटा लिया, फिर पेशेंट उठा रहा, फिर ऐसे सो गया, फिर खराटे मारे, फिर उठा रहा, फिर ऐसे सो गया। ये होता है आपकी पोलीसोमनोग्राफी। और फिर इसके अंदर आपने जो है वो CPAP करना होता है, नाक के दरमियान जो है वो आप एक प्लास्टिक की जो है वो इंस्ट्रूमेंट आपने लगाना होता है, उससे सांस बेहतर आता है। ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम सेम वही है कि ओबेसिटी है, डे टाइम हाइपरकैप्निया यानी कि सांस ज़्यादा लेना, और स्लीप डिसऑर्डर आपको देखने को मिल रहा होता है, रिलेट कर रहा होता है स्लीप एपनिया के अंदर। कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है कि आपकी पेशेंट है फीवर कफ विद फोकल क्रैकल्स और कंसोलिडेशन, उसमें आपने जो है चेस्ट एक्सरे करवाना होता है, और आपने जो है वो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है वो आपने देने होते हैं। इसके अंदर क्रैकर या कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रही होती है। व्हाट इज़ एटिपिकल निमोनिया? एटिपिकल निमोनिया के अंदर क्या होता है, निमोनिया इज एक्चुअली इन्फेक्शन इनटू द एल्वोलाई। अब एल्वोलाई के अंदर जो है वो आपको ड्राई कफ, लो ग्रेड फीवर विद डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट देखने को मिल रहा होता है। इसके अंदर आपने चेस्ट एक्सरे या PCR जो है वो सीरोलॉजी का जो है करवाना होता है, PCR टेस्ट, और इसके अंदर मैक्रोलाइड या डॉक्सीसाइक्लिन आपने देने होते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या कि पेशेंट लॉन्ग टर्म ICU का पेशेंट पड़ा है और उसको जो है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो गया, तो न्यू निमोनिया आफ्टर 48 आवर आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, फीवर विद इन्फिल्ट्रेट, और इसके अंदर आपको स्पूटम ब्लड कल्चर जो है वो पॉजिटिव नजर है।
फिर आपका जाता है एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़, जैसे हेपेटिक इनकैफ का पेशेंट है, कोई भी ऐसा पेशेंट जो ग्रेड 4 के अंदर हो, कोमा के अंदर हो या स्टूपर की कंडीशन के अंदर, आप कोई भी चीज़ उसको पिला दें तो उसकी वजह से उसके क्या कहते हैं खुराक वाली नाली की बजाय जो है वो सांस वाली नाली के अंदर चली जाए, जिससे क्या होता है एस्पिरेशन निमोनिया। और मोस्ट कॉमनली हमारे पास हर जगह पे जो हॉस्पिटल के पेशेंट होते हैं एस्पिरेशन निमोनिया का जो है वो पॉजिटिव होता है। जब भी आपके पास पेशेंट किसी और बीमारी के साथ है और आपको क्रैकल या कंसोलिडेशन की सुनाई दे क्या कहते हैं अपना आवाज़ वगैरह ऑन स्टेथोस्कोप, तो उसे हम कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। लंग एब्सेस का क्या मतलब होता है कि आपकी पस के कॉम्बिनेशन होना, यानी कि फाउल फीवर, फाउल स्मेली स्पूटम विद कैविटरी लीजन विद एयर फ्लूइड लेवल। इसके अंदर क्या होता है एयर फ्लूइड लेवल ज़्यादा विद और सबसे ज़्यादा सीटी चेस्ट जो है वो करवाया जाता है। एम्पाइमा क्या होता है नमूनिया विद परसिस्टेंट फीवर विद प्लूरल प्लस लोकेटेड इफ्यूजन, इसको कहते हैं एम्पाइमा को होना। थ्रेकोसेंटेसिस जो है वो हम इसके कर दे इसके अंदर जो है वो आपने करने होते हैं विद शोइंग द पस एंड पीएच पॉजिटिव कल्चर। हमने जो है वो ड्रेनेज वगैरह करवानी होती है एम्पाइमा के अंदर। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर ये आपके लंग्स हैं तो अपने लंग्स के ऊपर इस एपिक्स के ऊपर आपको जो है वो हेजीनेस जो है वो दिखाई देती है एक्सरे के ऊपर। अगर आपको ड्यूरिंग हाउस जब अगर कोई आपको बड़े जो एसआर्स वगैरह या फिर आपकी जो पीजर्स वो कहें कि आपको कहाँ दिखाई देती है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, आपने बताना एपिक्स ऑफ द लंग्स के अंदर जो है वो दिखाई देती है। तो अपर लोग हमें दिखाई देते हैं हेजीनेस वगैरह। और 90% वेट लॉस इज द कॉमन क्लू ऑफ द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको जो है वो पहले से होना ट्यूबरकुलोसिस का होना एसिम्प्टोमेटिक विद नॉर्मल चेस्ट एक्सरे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है कि आपकी जो थ्रू द ब्लड कि फीवर, वेट लॉस विद डिफ्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्यूज मिलेट सीड लंग देखने को मिल रहा होता है। फिर आपको आ जाता है न्यूमोसिस्टिस जैरोविकाई न्यूमोनिया, आप बेशक इसको छोड़ दीजिएगा। इन्फ्लुएंजा निमोनिया क्या होता है कि फीवर, मायल्जिया, बॉडी पेन एंड ड्राई कफ ड्यूरिंग द फ्लू सीजन। ये बहुत नॉर्मल होता है हमारी सर्दियों के अंदर जो हमें फ्लू हो रहा होता है हम उसको इन्फ्लुएंजा वायरस कह रहे होते हैं। एंड विद द निमोनिया अगर आपको हो विद द ड्राई कफ, क्योंकि निमोनिया के अंदर आपको ड्राई कफ की हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है, तो उसमें आपने क्या करना होता है इन्फ्लुएंजा निमोनिया। अगर सिर्फ ड्राई कफ की हिस्ट्री या फीवर मायल्जिया नहीं है तो वो आपका क्या होगा निमोनिया होगा टिपिकल। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मैंने 1000 दफ़ा बताया कि आपको क्या सुनाई देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा सुनाई देखने को, सडन प्लूराटिक चेस्ट पेन, ठीक है। तो सडन प्लूराटिक चेस्ट पेन जो सब आपको सुनने को मिलेगा विद टैकीकार्डिया, ये इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होगा कि लाउड P2 आपको देखने को मिलेगा विद राइट हार्ट स्ट्रेन। लाउड P2 आपने नहीं भूलना, लाउड P2 आपने नहीं भूलना। कोर पल्मोनरी क्या होता है कि आपकी राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से फॉर एग्जांपल ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो, उसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो आपके बैक ऑफ द जो सब ऑर्गन्स जो आ रहा हो, तो उसमें क्या कहते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर विद पेरिफेरल एडिमा। अक्यूट रिस्पायरेटरी यानी कि ARDS क्या होता है, अक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर आपको अक्यूट हाइपोक्सीमिया, बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट विद नो कार्डियोजेनिक इश्यूज जो है देखने को मिल होते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके जो है वो लंग्स जो है वो आपके इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बर्लिन क्राइटेरिया को जो है आपने एक दफ़ा देख लेना है कि आपको जो है वो देखने को मिलता है। फिर आपने अक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर क्या होता है, पेशेंट विद डिस्पनिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्निया विद अल्टर्ड मेंटल स्टेटस या फटीग, इसके अंदर आपने जो है वो ABGs करने होते हैं। बाकी आपने ऑक्सीजन जो है वो देना होता है और वेंटिलेशन देना होता है, क्योंकि आपका रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है वो आपका बिल्कुल फेल हो चुका होता है, तो आपने मुसलसल उसको वेंट या फिर आपने जो है ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करनी होती है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस क्या होता है कि हाइपोवेंटिलेशन विद हाई जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सेचुरेशन होती है वो विद लो pH, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो एसिड का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपकी क्या होती है एसिड होती है, तो इसका जब लेवल बढ़ेगा तो इट विल लीड्स टू द रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। आपने रीनल के अंदर पढ़ा होगा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उसके अंदर भी सेम ऐसी होता है कि आपकी अगर बॉडी के अंदर H+ ज़्यादा हो रहा है तो इसमें ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपके बाइकार्बोनेट लॉस हो रहे हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है टाइप 1 जो आपका प्रॉक्सिमल से हो रहा होता है। 2 के अंदर आपका जो है वो 2 के अंदर, फिर 1 के अंदर जो है आपका वो जो H+ है वो आपका जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहा, तो उसे हम टाइप 1 कहते हैं। और अगर कॉमन सी कंडीशन है कि हाइपरक्लीमिया और एल्डोस्टेरोन जो है वो कम हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपको 3, वो एक डिफरेंट कंडीशन है। अल्कलोसिस के अंदर हाइपर वेंटिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस कि आपका लो है और हाई pH जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, न्यूमोथोरैक्स का आपके पास या टेंशन न्यूमोथोरैक्स का आपके पास आएगा तो आपको हाइपर रेजोनेंट साउंड देखने को मिलेगा, तो सडन प्लूराटिक चेस्ट पेन बट इट इज अ मोर कॉमन इनटू द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब इसकी देखिए इसकी हिस्ट्री डिफरेंट, डिस्पनिया विद डिक्रीज ब्रेथ साउंड, एक्सरे के ऊपर जो है वो आपने देखना विद नीडल एस्पिरेशन करके हमने जो है वो आपकी हवा बाहर निकालनी है। टेंशन में आपको क्या है हाइपोटेंशन विद ट्रैकियल डेविएशन विद एब्सेंट ब्रेथ साउंड, ठीक है ना। सो क्लिनिकल डायग्नोसिस डू नॉट वेट फॉर द इमेजिंग, तो आपने जो है वो इमीडिएट जो है वो नीडल डिकम्प्रेशन करनी विद द टेस्ट ट्यूब। अच्छा जी, प्लूरल फ्यूजन के अंदर क्या होगा, डिस्पनिया, डलनेस टू अब जब भी एक्सरे आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ये लंग्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका लंग ऐसे है ना तो आपके लंग्स यहाँ तक आएंगे और यहाँ आपके नीचे सारा फ्लूइड होगा ऐसे, मतलब आपको जो लंग होगा वो इस शेप के अंदर जो है वो मिल रहा होगा ऐसे गोलाई के अंदर, नीचे आपके डायफ्राम तक जो है वो आपको खाली होगा।
एक्सुडेटिव प्लूरल फ्यूजन के अंदर क्या होता है, नमूनिया, मैलिग्नेंट टीबी, प्लूराटिक पेन विद हाई प्रोटीन फ्लूइड, और इसके अंदर थ्राकोसेंटेसिस करवा रहे होते हैं विद लाइट्स क्राइटेरिया। एक्सुडेटिव यानी कि बाहर की तरफ से जो है आपको प्लूरल फ्लूइड यानी कि उसकी मैलिग्नेंसी हुई हो या प्लूराटिक पेन हो या प्रोटीन जो है वो ज़्यादा उसकी वजह से आपको जो है फ्लूइड की अकोमोडेशन हो। ट्रांसुडेटिव क्या होता है, हार्ट फेलियर, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि बाहर की कंडीशन की वजह से आपको जो है वो आपको फ्लूइड जो है वो आपका बढ़ जाए। इसके अंदर अपने लाइट्स क्राइटेरिया देखना है। हेमोथेरेक्स का क्या मतलब होता है, ट्रॉमा विद शॉक विद प्लूरल फ्लूइड ब्लड यानी कि फ्लूइड के अंदर जो है वो आपका ब्लड आ जाना आपके लंग्स के अंदर, ठीक है। तो प्लूरल फ्लूइड ब्लड के अकोमोडेशन को हम क्या कहते हैं, हीमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, और क्या कहते हैं यानी कि ब्लड का जो है वो आपके फ्लूइड के अंदर, प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो है वो आ जाना। फास्ट स्कैन जो है वो हम इसके अंदर करते हैं कि जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट हो। काइलोथोरैक्स, मिल्की प्लूरल फ्लूइड, ये इसका इंपॉर्टेंट ट्रायड है, मिल्की। ये तो थोरेसिक डक्ट इंजरी, मैलिग्नेंसी और डिसऑर्डर, ये आपने नहीं बोलना। मिल्की प्लूरल फ्लूइड आपको देखने को मिले तो वो काइलोथोरैक्स है। लंग कैंसर में आपको स्मोकिंग हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है, कफ, हेमाप्टाइसिस और वेट लॉस। हेमाप्टाइसिस कभी भी आपको टीबी की क्रोनिक स्टेज के अंदर आपको देखने को मिल सकता है हेमाप्टाइसिस, लेकिन अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री ज़्यादा दी हो तो वो आपको कोरिलेट कर रहा होता है आपके लंग कैंसर के साथ, साथ साथ आपको वेट लॉस की हिस्ट्री हो तो लंग कैंसर वर्सेस टीबी आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिल रहा होता है। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पेरिफेरल लंग मास, नॉन स्मोकर, फीमेल एसोसिएशन विद द ग्लैंड फॉर्मेशन। एडिनोकार्सिनोमा हमेशा वहाँ होता है जहाँ से आपकी ग्लैंड की सिक्रेशन वगैरह हो रही होती है, और ये आपकी फीमेल की एसोसिएशन हो रही होती है, मेल की नहीं होती। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में आपको वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल हाइलर मास विद कैविटेशन एंड हाइपरकैलेसीमिया आपको देखने को मिल रहा होता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट क्लोर। इसके अंदर अपने ब्रोंकोस्कोपी विद बायोप्सी करवानी होती है। सेंट्रल हाइलर मास आपने जो है वो नहीं भूलना स्क्वेमस सेल में। वेरी इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम आ चुका है स्मॉल सेल लाइन कार्सिनोमा, स्मोकिंग। कार्सिनोजिस हमेशा आपकी लाइनिंग्स, चाहे आपकी रीनल की लाइनिंग हो, चाहे आपकी हार्ट की लाइनिंग हो, चाहे आपकी लंग्स की लाइनिंग हो, हमेशा स्मोकिंग के जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो आपके लाइनिंग्स को अफेक्ट करते हैं, इसलिए स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ सेल लंग कार्सिनोमा। पैन कॉस्ट्यूमर वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके अंदर शोल्डर पेन होता है कि आपकी जो फ्रेनिक नर्व होती है वो इन्वॉल्व हो रही होती है विद हॉर्नर सिंड्रोम एंड अपर लोब एपिकल मास। तो इसके अंदर अपनी चेस्ट और बायोप्सी जो है वो करवानी होती है। बाकी पेशेंट जो है वो कैमरा रेडिएशन को जो है फॉलो कर रहा होता है आफ्टर सर्जरी। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम के अंदर फेशियल स्वेलिंग, डिस्टेंट नेक वेन और लंग कैंसर या मीडियस्टिनल मास देखने को मिल रहा होता है, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सार्कोइडोसिस क्या होता है, सार्कोइडोसिस के अंदर और ट्यूबरक्लोसिस के अंदर दो मेन कॉमन चीज़ें बताएं। सार्कोइडोसिस हमेशा नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा होती है और टीबी हमेशा कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा होती है, ये आपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है। इसके अंदर बायलेटरल, अगर ये ऑप्शन नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है पैथोलॉजिकली और ये दिया हुआ है तो आपने नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा को आपने हमेशा याद रखना है सार्कोइडोसिस के अंदर, और टीबी के अंदर सिर्फ कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने को मिल रहा है। IPF यानी कि फाइब्रोसिस कंडीशन है कि आपका लंग्स जो है वो बिल्कुल फाइब्रोज हो चुका है, तो किस में होगा, ओल्डर पेशेंट विद बाई बेजल वेलक्रो क्रैकल्स। अब ये अगर आपने साउंड सुनी है तो आप यूट्यूब पे जो है वो जाके सुन सकते हैं। और SCT के साथ आपको हनी कॉम्ब अपीयरेंस जो है आपको देखने को मिल रही होती है। क्यों, आपको जो लंग्स होता है वो बिल्कुल ऐसे शो हो रहा होता है जैसे आपकी जो है वो छत्ता जिस तरह नहीं होता हनी कॉम्ब का, ऐसे ये लंग्स पूरा फाइब्रोज हो जाते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमराइटिस के अंदर क्या होता है कि एंटीजन का एक्सपोजर होता है, कम्फर्ट डिस्पनिया विद द इंटेस्टिनल चेंजेस आपको देखने को मिल रही होती हैं, और बाल बायोप्सी जो है वो हम इसमें करवाते हैं विच HRCT तो नॉर्मली जब भी आपके पास पेशेंट आता है हॉस्पिटल के अंदर आपने HRCT लाजमी जाना होता है एक्सरे के बाद। न्यूमोकोनियोसिस के अंदर आपका ऑक्यूपेशनल डस्ट एक्सपोजर, मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी बताया था कि अगर डस्ट एक्सपोजर हो कि पेशेंट आए और विद क्रोनिक डिस्पनिया इंटरस्टिशियल लंग डिजीज विद अ वेरी लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर वो आपके पास 2 या 3 साल बाद अगर आता है विद द कॉन्स्टेंट सिम्टम्स ऑफ दिस और वो पहले डॉक्टर के पास ना हो गया फिर बाद में आया, तो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री के अंदर आपको न्यूमोकोकस जो है आपको देखने को मिल रहा होता है। सिलिकोसिस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट माइनिंग या सैंड ब्लास्टिंग एक्सपोजर विद अपर लोब नोड्यूल्स विद टीबी अपर नोड्यूल्स आपने याद रखना है इन सिलिकोसिस। एपेस्टोसिस के अंदर आपको लोअर लोब की फाइब्रोसिस आपको देखने को मिल रही होती है विद शेफर्ड या इंसुलेशन एक्सपोजर विद प्लूरल प्लाक। तो सिलिकोसिस के अंदर आपको अपर लोब, एपेस्टोसिस के अंदर आपको लोअर लोब। न्यूनेटर रिस्पायरेटरी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, ग्राउंड ग्लास लंग्स आपको कहाँ देखने को मिल रही होती है, NRDS बच्चों के अंदर। प्री मेच्योरिटी विद ग्रंटिंग रिट्रैक्शन, इसके अंदर आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आपको देखने को मिल रही होती है। और ग्राउंड क्यों होती है, विद सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, तो सर्फेक्टेंट जो सब आपने प्रोवाइड करना होता है, अगर प्री टर्म बच्चा है तो आपने स्टीरॉइड प्रोवाइड करने होते हैं। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम क्या होता है कि पोस्ट टर्म इन्फेक्ट के अंदर मेकोनियम जो है वो सस्टेन्ड विद द फ्लूइड विद द रिस्पिरेटरी स्ट्रेस। चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, पैची इन्फ्लुरेट या हाइपर इन्फ्लेशन आपको मेकोनियम एस्पिरेशन के अंदर। डोंट मिक्स अप विद द रिस्पिरेटरी फेलियर और रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये मेकोनियम सिंड्रोम के हाइपर इन्फ्लेमेशन यानी कि लंग्स जो है वो एक्सपेंडेड आपको इन्फ्लेम्ड जो है वो नजर आ रहे होते हैं। इसके अंदर भी प्लस एंड माइनस आपको सर्फेक्टेंट जो है वो आपने देना या नहीं देना होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका रीनल सिस्टम होगा। थैंक यू।